हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईविल पर। तो इसके पहले हमने 2019 का सारा पेपर सॉल्व कर लिया था। इसके बाद 2018 को भी हमने पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा है। जो पार्ट पहला है वो 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक था, जो कि हमारे द्वारा सॉल्व कर लिया गया है। अब हमें देखना है प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 नंबर तक का। ठीक है, तो इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या पसंद आता है या आप क्या उम्मीद रखते हैं। और ठीक है, तो चालू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। इसमें 51 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है। तो मैराथन रेस आपने देखा होगा कि कई जगह पे आयोजित की जाती है, पूरी वर्ल्ड वाइड आयोजित होती है, एक रेस होती है जो कि काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और इसमें मोस्टली जो वृद्ध लोग भी होते हैं और जो युवा लोग होते हैं सभी लोग शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, तो सभी लोगों को शामिल किया जाता है इसमें, तो सभी को शामिल किया जाता है इसमें और सभी लोग दौड़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि दूरी कितनी होती है, मतलब मैराथन रेस इसकी कुछ स्टैंडर्ड दूरी तो होगी। ऐसे तो है नहीं कि कितना भी दौड़ते रहो आप, अनलिमिटेड दौड़ते रहो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, इसके लिए एक लिमिटेड दूरी निर्धारित की गई है। और वो लिमिटेड दूरी कितनी रखी गई है ये आपको पता होना चाहिए। लिमिटेड दूरी आपको कैसे पता होनी चाहिए? मील में भी पता होनी चाहिए, आपसे गज पूछा गया इसमें भी पता होनी चाहिए, और किलोमीटर में भी पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि सवाल में ज़रूरी नहीं आपसे मील में पूछा जाए। तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस को हम देखेंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड दूरी होती है वो होती है 26 मील 385 गज। ठीक है, 26 मील 385 गज। और इसी को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो वो होता है 42.195 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो 42.195 किलोमीटर। इतना याद रखना, क्योंकि ये मील में पूछी जा चुकी हो सकता है कभी किलोमीटर में आपसे पूछ लिया जाए। इसका हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये मैराथन रेस है क्या। तो आपको पता है कि 1896 में क्या हुआ था? एथेंस में ओलंपिक हुए थे सबसे पहले, आपको पता ही है 1896 में। ठीक है, वहाँ पे क्या हुए थे एथेंस में ओलंपिक में, इसको पहली बार देखा गया था। और इसमें क्या है, इसकी जो मानकीकरण दूरी का निर्धारण हुआ था, मानकीकरण मतलब स्टैंडर्ड सेट किया गया था, दूरी का स्टैंडर्ड सेट किया गया था 1921 में। यहाँ तो चालू हो गया, स्टार्ट कर दिया गया कि मैराथन रेस होगी भाई, दूरी इतनी तय करनी पड़ेगी, लेकिन दूरी निर्धारित नहीं थी। इसमें स्टैंडर्ड रख दिया गया कि भैया 1921 से इतनी ये डिस्टेंस है जो 42.195 इतने किलोमीटर तय करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका मैराथन नाम क्यों पड़ा? तो मैराथन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक लीजेंड हुआ करते थे, फिलिपिडस। ठीक है, फिलिपिडस नाम मिलता है उनका, जो बैटल ऑफ मैराथन में उनका योगदान था, इसलिए इसे मैराथन रेस का नाम दिया गया है। अब अगर पूछ लिया जाए आपसे मैराथन रेस का पूछा गया है, इसी प्रकार से आपसे हो सकता है क्रिकेट के बारे में पूछ लिया जाए। क्रिकेट में भी डिस्टेंस होती है, जो यहाँ पे एक जगह विकेट लगे होते हैं, एक जगह यहाँ पे 3 विकेट लगे होते हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको अगर मीटर में आप देखोगे तो 20.12 मीटर, ये है क्या मीटर में 20.12 मीटर। और अगर इसी को आप यार्ड्स में बदलो तो यार्ड्स का मतलब 22 यार्ड्स। ठीक है, इतना याद रखना आपकी 20.12 मीटर और 22 यार्ड्स क्रिकेट की अगर पूछ ली जाए आपसे। अगला सवाल है हमारा कि किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, अब इन 4 लोगों के ऑप्शन दिए हैं, तो इन 4 में से हमें पता होना चाहिए कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता और किस खिलाड़ी की किस प्रतियोगिता में भाग लेता है। ठीक है, तो गगन नारंग है, ये शूटिंग से संबंधित हैं, ये पता होना चाहिए कि गगन नारंग का संबंध किस खेल से है, तो ये शूटिंग से संबंधित है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये भी शूटिंग से संबंधित हैं। सुशील कुमार, ये रेसलिंग से संबंधित थे, है ना, संबंधित थे इसलिए बोल रहा है रेसलिंग। ठीक है, रेसलिंग इसलिए बोल रहे हैं संबंधित है क्योंकि ये फिलहाल कहाँ पे हैं? तिहाड़ जेल में। ठीक है, इनने अवार्ड भी जीते थे, मतलब ओलंपिक में पदक भी जीते थे, लेकिन उसके बाद ये कहाँ है वर्तमान में? तिहाड़ जेल में। क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है, इसलिए इन्हें तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। तो लेकिन खेल का नाम आपको तब भी पता होना चाहिए। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा कौन है? तो अभिनव बिंद्रा भी शूटर हैं, शूटिंग में। ठीक है, अब इसमें से पूछा गया कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक, स्वर्ण पूछा गया मतलब गोल्ड मेडल, तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अभिनव बिंद्रा ने जीता था, और कब जीता था? 2008 में। तो 2008 में इतना याद रखना आपको कि अभी कहाँ हुए थे ओलंपिक? तो बीजिंग। और बीजिंग कहाँ पे है? चाइना में, चीन में। ठीक है, बीजिंग चाइना में हुआ है, इतना याद रखना। साथ में इनसे पूछ लिया जाता है कि ये जो जिस प्रतियोगिता में भाग लिया था वो कितने मीटर राइफल पिस्टल थी? तो 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल, ही याद रखना इनके बारे में, 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं आप इनके बारे में। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल हो गया। जितने भी खिलाड़ी होते हैं नॉर्मली उनके आपको स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, अगर उनने कुछ बहुत अच्छा किया है।
ठीक है, कोई अवार्ड जीता है तो इतना सब हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल पूछा है सबसे पहले, याद रखना कि नेशनल पूछा गया है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात की गई है, मतलब हमारे देश में क्या है कि खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया कब जाता है? तो इसकी करेक्ट डेट है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को। और ये क्यों मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद का नाम हमारे पिछले 2 सेट पेपर में भी आ चुका है, उनके बारे में काफ़ी डिटेल भी हम वहाँ पे देख चुके हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा बता देते हैं। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप पुराने लेक्चर को जाके देख सकते हैं, ठीक है, और उसे लाइक कर सकते हैं। तो मेजर ध्यानचंद इनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है। साथ ही ये रूप सिंह के बड़े भाई हैं। रूप सिंह वही जिनके नाम पे ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम है, जो कि पहले हॉकी स्टेडियम था, जिसको चेंज करके क्रिकेट का स्टेडियम कर दिया गया था। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, इन्हीं के कारण राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है 14 नवंबर की। 14 नवंबर तो आपको पता है कि चिल्ड्रंस डे होता है, बाल दिवस बोलते हैं या चिल्ड्रंस डे बोलते हैं इसको। और ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी होता है। कौन सा? डायबिटिक डे या डायबिटीज़ डे, आप कुछ भी कर सकते हैं, डायबिटिक या डायबिटीज़ डे, लेकिन ये वर्ल्ड का है। और ये चिल्ड्रंस डे अपने यहाँ मनाया जाता है इंडिया में। 29 सितंबर की बात की जाए तो यह है वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है। और बात की जाए 29 जुलाई, तो ये बहुत फेमस है। तो इस दिन क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। इतना याद रखना कि इंटरनेशनल टाइगर डे सब मनाया जाता है 29 जुलाई को। और प्रोजेक्ट टाइगर पूछ लिया जाए तो सबको पता होगा, 1972-73 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, इतना याद रखना। अगला है, वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न व पद्मश्री सभी प्रदत्त किए गए? मतलब एक ऐसा प्लेयर जिसको इतने सारे अवार्ड दिए गए हों, इसका मतलब है कि उसने जीवन में बहुत कुछ किया होगा, बहुत सारे पदक जीते होंगे या कुछ भी किया होगा। तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी हो सकता है 4 ऑप्शंस में से? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है पुल्लेला गोपीचंद। अब पुल्लेला गोपीचंद क्या है? तो ये बैडमिंटन प्लेयर थे, बाद में कोच बन गए थे, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर, अब कोच हैं। कहाँ से संबंध है इनका ये भी याद रख सकते हैं, आप आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक है, पुल्लेला गोपीचंद। अब वर्तमान में अगर इनकी बात की जाए कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब मिला, तो 1999 में मिल गया था इन्हें, 2001 में मिल गया था इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न। और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम अभी बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है इसका। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम मेजर ध्यानचंद है, इतना याद रखना। और ये कब मिला था इन्हें? 2001 में। अर्जुन कब मिला था? 1999 में। पद्मश्री इन्हें कब मिला था? तो पद्मश्री की बात की जाए तो इन्हें मिला था 2005 में, ठीक है। अब कौन सा रह गया हमारा? द्रोणाचार्य रह गया। तो द्रोणाचार्य मिला था 2009 में। और इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है कब? 2014 में। पद्म विभूषण भी 2014 में मिल चुका है। अभिनव बिंद्रा की बात हमने इसके पहले अभी कर ही चुके हैं कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर को भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिल चुका है इन्हें 2 बार 3 बार, ठीक है। तो इनके बाद मतलब इतना याद रखना कि क्रिकेट में कौन कौन से अवार्ड, जैसे इन्हें अपने यहाँ तो मिल गया अर्जुन अवार्ड और विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये ICC द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है जिसका वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद है। और इसके अलावा 2014 में इन्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद है, भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा माना जाता है? भारत रत्न, भारत रत्न माना जाता है, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, इतना याद रखना। तो इन्हें 2014 में भारत रत्न मिला था और एक वैज्ञानिक के साथ मिला था, CNR राव के साथ में दिया गया था इन्हें 2014 में। प्रकाश पादुकोण की बात की जाए तो दीपिका पादुकोण को सभी लोग जानते होंगे, उनके पिताजी हैं प्रकाश पादुकोण, ठीक है, ये भी बैडमिंटन वाले प्लेयर हैं। तो पहले दीपिका पादुकोण भी बैडमिंटन खेला करते थे, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। बैडमिंटन ये ऐसे प्लेयर थे, पहले ऐसे प्लेयर थे कि ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप इनने जीती थी, जितने भी इंग्लैंड में जो भी होते थे खेल में अवार्ड वो सारे इनने जीत लिए थे, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप इनने जीत ली थी। अगली बात की जाती है 55 नंबर के क्वेश्चन की, तो इसमें है कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? उसने पूछा कि भ्रंश घाटी नहीं है, रिफ्ट वैली नहीं है। तो ये पूछा गया कि रिफ्ट वैली नहीं है, इतना याद रखना कि नहीं पूछा गया है। तो हमें पता है कि मध्य प्रदेश में 4 नदियाँ बहती हैं, ठीक है। अब 4 नदियाँ बहती हैं तो 4 नदियाँ देख भी लेते हैं मध्य प्रदेश के मैप में थोड़ा सा, इस प्रकार से हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। अब मध्य प्रदेश में हमें पता है कि सोन नदी हमारी कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, और ये जाके यहाँ पे गंगा में मिल जाते हैं। नर्मदा नदी की बात की जाए तो ये भी अमरकंटक पर्वत से यहाँ से निकल के सीधे चली जाती है अरब सागर की ओर। ताप्ती नदी की बात की जाए तो ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है बैतूल में मुल्ताई से, और यहाँ से ऐसे जाते हुए
नर्मदा के समानांतर चली जाती है। चंबल की बात की जाए तो यहाँ इंदौर में महू से निकलती है, जानापा पहाड़ी से, और ऐसे जाते हुए यहाँ पे यमुना में मिल जाती है, और यमुना जाके यहाँ पे, यहाँ से गंगा है, गंगा में जाके सोन मिल गई, यहाँ से जाके यमुना गंगा में मिल गई, बस ऐसे चले जाते हैं। तो पूछा कि भ्रंश घाटी नहीं है, तो भ्रंश घाटी क्या होता है ये पता होना चाहिए। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली क्या होता है कि जैसे ये 2 स्थल भाग हैं, ठीक है, ये 2 स्थल भाग हैं। अब मान लीजिए स्थल भाग में से यहाँ बीच का भाग है वो नीचे की ओर धस गया, तो अब कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये बीच का भाग नीचे की ओर धस गया तो इस प्रकार का दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सक्रिय और गहरी खाई टाइप की दिखने लगती है बीच में। क्या होता है कि इसमें लगता है तनाव मूलक बल, एक बल इस साइड कार्य कर रहा है, एक बल इस साइड कार्य कर रहा है। अब ये ज़मीन है, मान लीजिए इस एक बल यहाँ काम कर रहा है, एक बल अब ये टूटेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे गहराई होगी, ठीक है, और इनके बीच की चौड़ाई भी कम होगी, अभी टूट के दूर जा रही हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा वो भ्रंश घाटी होगी, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल नदी आपको पता है रिवाइंस के लिए जानी जाती है, ठीक है, रिवाइंस के लिए जानी जाती है। और रिवाइंस के लिए क्यों जानी जाती है, महाखड्डे बनाती है, इसको महाखड्डे भी बोलते हैं। महाखड्डे मतलब बड़े बड़े गड्ढे बनाना, क्योंकि इसके किनारों का ढाल जो है, चंबल नदी के किनारों का ढाल वो काफ़ी तीव्र है, ठीक है, इतना याद रखना। अब अगली बात करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। तो अब बात की गई है धूपगढ़ की, तो यहाँ भी हम मध्य प्रदेश के मैप में ड्रॉ करके देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता है, ठीक है। ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, प्यारा सा मध्य प्रदेश। अब बात की जाए कि सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है, तो हमें डायरेक्टली तो पता चल जाएगा अगर याद होगा पहले से कि इसका आंसर क्या है, लेकिन हमें डायरेक्टली के अलावा बाकी 4 ऑप्शंस पर भी उतना ही फोकस करना है। अभी हम क्योंकि सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, और सॉल्यूशन में भी किस चीज़ की ओर कि डिटेल्ड एनालिसिस हो जाए उसका, कि हमें सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पहले है ये पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए सतपुड़ा फैला है जैसे, ठीक है। यहाँ विंध्याचल है इस साइड, नीचे सतपुड़ा है, बीच में नर्मदा घाटी बहती है, नर्मदा रिवर बहती है, इस प्रकार से आपको जानकारी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सो इसको सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मैकाल है, कौन सा है, मैकाल, और ये पूरा हो गया सतपुड़ा, ठीक है। अब इसका डिवाइडेशन किस प्रकार किया गया है सतपुड़ा का, तो यहाँ पे इस साइड जो पड़ता है पश्चिमी सतपुड़ा, इसको बोलते हैं राजपीपला श्रेणी बोल सकते हो इसको। अखरानी की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अखरानी की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं इसको। बड़वानी की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। बड़वानी के अलावा इसको क्या बोलते हैं, बीजागढ़ और असीरगढ़। इसमें से आपको कोई भी नाम मिल जाए तो आप समझ जाना कि पश्चिमी सतपुड़ा के भाग की बात की जा रही है। अब यहाँ पे बात की जाए सतपुड़ा में, तो जो अपनी धूपगढ़ चोटी है, इसको ये पश्चिमी सतपुड़ा हो गया, ये पूर्वी सतपुड़ा हो गया, तो ये ईस्ट वाला हो गया। अब ईस्ट वाले भाग में भी क्या देखना है कि पूर्वी सतपुड़ा है, इसी को बोलते हैं महादेव, क्या बोलते हैं, महादेव श्रेणी। और महादेव श्रेणी की चोटी है कौन सी, धूपगढ़, ये आपको पता ही होगा, महादेव श्रेणी की चोटी है धूपगढ़, ठीक है। और धूपगढ़ की ऊंचाई भी आपको पता होगा कि 1350 मीटर है लगभग, ठीक है, 1350 मीटर है धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई। अब ऐसे ही यहाँ पे ऊपर हो गया विंध्याचल हो गया, V4 विंध्याचल हो गया, ऐसे याद रख सकते हो आप, विंध्याचल हो गया। यहाँ पे जो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, 881 मीटर ऊंची है यहाँ पे सिगार, ये मालवा की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अब अगर बात की जाए बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो वो यहाँ पे है, उसका नाम है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा की ऊंचाई कितनी है, सिद्ध बाबा की ऊंचाई की बात की जाए तो वह 1172 मीटर है, 1172 मीटर है। यहाँ पे बात की जाए कौन सी श्रेणी है, तो यहाँ पे जो श्रेणी है वो है भांडेर, कौन सी श्रेणी है, भांडेर है। और यहाँ पे बात की जाए तो कैमूर है, यहाँ पे कैमूर है, यहाँ पे भांडेर है, यहाँ मैकाल है, यहाँ सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा में इस साइड राजपीपला, अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़, असीरगढ़, और इस साइड महादेव श्रेणी है जो कि धूपगढ़। इतना याद रख सकते हैं आप। और आपको कुछ याद रखना हो तो आप रख सकते हैं याद यहाँ पे कि इस साइड वो है, यहाँ पे राजस्थान का माउंट आबू है जो कि दिल्ली तक जाता है राजस्थान से लेके, और माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है, इतना याद रख सकते हैं आप। तो इतना आपके लिए इस सवाल के जवाब में पर्याप्त है, और इसलिए आप सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ पूछा गया तो धूपगढ़ आप बता सकते हैं कि कहाँ पे है, महादेव श्रेणी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया महादेव श्रेणी। हालांकि आयोग द्वारा ये क्वेश्चन हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी इसका करेक्ट आंसर अगर आपसे पूछा जाए, महादेव के अलावा भी बाकी चीज़ें पूछी जाएँ, तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, विंध्याचल, चारों कवर हो गया इसमें। अगली बात की जाती है वो है हमारा सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 है कि मध्य कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। पूछा गया है हमसे कि चंबल में नहीं मिलने वाली नदी कौन सी है। तो क्षिप्रा तो चंबल की सहायक है, काली सिंध भी सहायक है, पार्वती भी सहायक है, तो बची कौन, बेतवा। अब बेतवा नदी किसकी सहायक है, बेतवा यमुना की सहायक है, मतलब चंबल की सहायक नहीं हो सकती अब यहाँ पे।
तो बेतवा यमुना की सहायक हो गई। अभी निकलती कहाँ से है, तो इतना भी याद रखना, आपकी रायसेन में निकलती है, रायसेन से निकलती है। रायसेन में एक गाँव है कुमरा गाँव। कौन सा गाँव? कुमरा गाँव। कुमरा गाँव रायसेन से निकलती है और 590 किलोमीटर 590 किलोमीटर में बहती है। और यमुना की अगर बेतवा की सहायक पूछ ली जाए तो इसकी वीना और धसान ये प्रमुख सहायक हैं। तो इन दो के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। कौन कौन से? वीना और धसान, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं बाकी नदियों की भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो चंबल की पूछा गया कि चंबल में नहीं मिलती, तो चंबल में नहीं मिलती, तो चंबल का थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इंदौर में निकलती है। कहाँ से? महू। महू में भी जाना पाव हिल्स, जाना पाव हिल, ठीक है, जाना पाव हिल से निकलती है, इतना पता चल गया हमें। वहाँ पे काकरी बर्डी की पहाड़ियाँ भी हैं और खान और गंभीर इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? खान, गंभीर, ये दो नदियाँ भी इसी की सहायक हैं, खान और गंभीर। और बाकी क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती भी इसी की सहायक नदियाँ हैं। अब क्षिप्रा की बात की जाए तो इसे बोलते हैं मालवा की गंगा। क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा बोलते हैं इसे, मालवा की गंगा बोलते हैं। और क्षिप्रा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? तो क्षिप्रा नदी की अगर बात की जाए तो ये तो हो गया था महू में जानपाव पहाड़ी से, लेकिन जो क्षिप्रा निकलती है ये निकलती है हमारी काकरी बर्डी पहाड़ियाँ से। कहाँ से निकलती है? ककड़ी, इसको ककड़ी भी बोलते हैं, ककड़ी बर्डी पहाड़ी, या फिर काकरी, ये दोनों बोलते हैं। और जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि खानो गंभीर चंबल की, एक चंबल की नहीं, ये क्षिप्रा की सहायक नदियाँ हैं। किसकी हैं? क्षिप्रा की, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। खानो गंभीर क्षिप्रा की सहायक नदियाँ हैं। किसकी? क्षिप्रा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये भी इंदौर से ही निकलती है। कहाँ से? इंदौर से। ये इंदौर में निकलती है, कहाँ? जानापाव हिल से। और ये निकलती है इंदौर में कहाँ से? काकरी बर्डी की पहाड़ियाँ से। अब बात की जाए काली सिंध की तो ये देवास से निकलती है। देवास में बागली करके एक जगह है, बागली LI, और ये 150 किलोमीटर में बहती है, 150 किलोमीटर। पार्वती की भी बात की जाए तो ये सीहोर में आष्ठा, सीहोर एक आपको पता ही है, सीहोर जिला, सीहोर में भी आष्ठा करके यहाँ से उद्गम होता है इसका। अब MP का आपको पता है कि रिवर सिस्टम है, वो 5 नदी तंत्रों पर काम करता है, ठीक है। अब अगर MP की आप इन नदियों की लोकेशन भी देखना चाहते हैं तो मैं लोकेशन वाइज आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे कोई नदी किसी और नदी में मिल पाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अपना MP ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा MP कुछ इस प्रकार का है, ये MP हो गया, ठीक है। ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। अब मध्य प्रदेश में सारी नदियाँ जो जो ऑप्शन में दी गई थी उनको हम क्रम से देख लेते हैं। तो हमें पता है कि नर्मदा नदी यहाँ अमरकंटक से निकल के किस ओर जाती है? ऐसे चली जाती है अमरकंटक से। ताप्ती नदी यहाँ निकलती है कहाँ से? बैतूल के मुल्ताई से। तो ये ऐसी जाती है, फिर ऐसे जाते सीधे पैरेलल चली जाती है। तो ये हो गया नर्मदा, ये हो गया ताप्ती, ये दो नाम हो गए। ये तो हमारे इंपॉर्टेंट रिवर हो गए दोनों, नर्मदा और ताप्ती। अब बात की जाए सोन रिवर की, तो सोन रिवर के लिए अब हम देखते हैं कि जो हमारी सोन रिवर है वो कहाँ से निकलती है। तो सोन भी अमरकंटक पठार से निकलती है और अमरकंटक पठार से होते हुए ऐसे चली जाती है इस ओर। अब यहाँ पे कौन सी नदी आती है? गंगा। ये है गंगा, ये है सोन, ठीक है। तो ये सोन नदी जाके सीधी गंगा में डायरेक्ट ही मिल जाती है। अब बात करते हैं हम अन्य नदियों की। तो अन्य नदियों में देखा जाए तो यहाँ पे जो है, यहाँ से हमारी यमुना पहले ही गंगा में मिल जाती है। यमुना गंगा की सहायक है, तो यमुना यहाँ से किस में मिल गई? गंगा में। और गंगा से बाद में कौन मिल गई? सोन मिल गई अपने। अब इसके बाद बात करते हैं बाकी नदियों की। तो हमें पता है कि चंबल नदी निकलती है हमारी इंदौर में से। तो इंदौर में महू में जानपाव पहाड़ी से निकल रही है। जानपाव पहाड़ी से होते हुए यहाँ से मुरैना से होकर जाके UP में सीधे, और फिर चंबल मिल जाती है किस में? यमुना में। तो ये हमारी चंबल हो गई। कौन सी रिवर है? चंबल। ये हमारी चंबल रिवर है, चंबल रिवर इस प्रकार मिल गई। अब काली सिंध की बात थी, तो काली सिंध हमारी यहाँ से निकलती है। अब काली सिंध ऐसे होते हुए सीधे किस में मिल जाती है? चंबल में। काली सिंध मिल गई। काली सिंध के बाद जो मिलने वाली नदी है वो यहाँ से जाते हुए ऐसे पार्वती। तो ये हो गया काली सिंध, काली सिंध। और यहाँ पे जो है ये है पार्वती, ये पार्वती रिवर हो गया। अब बेतवा की बात की जाए तो रायसेन में यहाँ से निकली, कुमरा गाँव रायसेन से, और बेतवा जाते हुए किस में मिल गई? यमुना में। तो ये हमारी बेतवा रिवर हो गई, ठीक है। ये हमारी बेतवा रिवर हो गई। सोन हो ही गया था हमारा। अब बात की जाए यहाँ पे एक नदी की, तो जोहिला नदी है जो कि सोन की सहायक है। तो ये जोहिला रिवर हो गई, ये ऐसे निकल के मिल जाती है। अगर दक्षिण साइड जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 3 नदियाँ हैं। इस वाली का नाम है वेनगंगा, और यहाँ पे जो निकलती है उसका नाम है बरधा, और ये बरधा यहाँ से, ये बरधा हो गया। बरधा जब यहाँ पे मिल जाती है तो इसका नाम यहाँ हो जाता है प्राणहिता। वेनगंगा और बरधा मिलकर प्राणहिता बना लेते हैं। और यहाँ पे इनके बीच में एक नदी है जो यहाँ तक आती है, ये नदी है पेंच। ये नदी कौन सी हो गई? हमारी पेंच। इतना याद रखना हमको,
यहाँ पे एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है जिसका नाम है ओल्ड शाह, जहाँ पे राम राजा सरकार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में नदियों का क्रम हो गया और सभी की डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बता दी थी, तो आप याद रख सकते हैं। अगली बात आती है 58 नंबर के क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है कि जो गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है। तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया ये तो। ठीक है, 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। इस साइड लगती है वो राजस्थान से लगती है, यहाँ पे बस गुजरात से लगती है, यहाँ नीचे सारे में महाराष्ट्र से लगती है, इस साइड छत्तीसगढ़ से लगती है और यहाँ पे बाकी पूरे में यूपी से लगती हैं। इस प्रकार से लगता है। अब गुजरात और राजस्थान दोनों से छूना चाहिए, तो गुजरात और राजस्थान से जो छूता है, यहाँ पे है झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है, तो यहाँ पे है झाबुआ, यहाँ पे है अलीराजपुर। तो जो झाबुआ है यहाँ पे गुजरात यहाँ से छू रहा है, राजस्थान यहाँ से छू रहा है, तो जो झाबुआ है, ठीक है, तो जो झाबुआ आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो गया झाबुआ। झाबुआ को आप याद रख सकते हैं। राजस्थान से अगर बात की जाए कि राजस्थान से कौन कौन सा लगता है, तो राजस्थान से आप याद रखना मंदसौर और रतलाम है। राजस्थान से मंदसौर, मतलब इस ऑप्शन में से कह रहे हैं, इन 4 ऑप्शन में से मंदसौर और रतलाम, ऐसे तो नीमच भी है और भी हैं। मंदसौर और रतलाम जो हैं ये दोनों लगते हैं राजस्थान से। अलीराजपुर की बात रह गई, तो अलीराजपुर जो हमारा है उसकी लगती है गुजरात और महाराष्ट्र से, गुजरात से, और नीचे कौन सा है यहाँ महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र से अलीराजपुर की। झाबुआ की लगती है किससे, झाबुआ की लगती है गुजरात और राजस्थान से, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश की जलवायु है, तो मध्य प्रदेश में अभी भूमध्य रेखा से तो काफ़ी ऊपर स्थित है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा मान लीजिए यहाँ है 0 डिग्री, और मध्य प्रदेश का विस्तार तो 23 डिग्री के बाद से चालू होता है यहाँ पे, तो ये तो काफ़ी ऊपर हो गया। ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा है ये बीच में 0 डिग्री, मध्य प्रदेश है यहाँ पे, तो इससे तो ऊपर है ना काफ़ी। तो अब ऐसी ही बात है कि जो भूमध्य रेखी जलवायु होगी तो नहीं होगी। मरुस्थल मध्य प्रदेश में कहीं भी मरुस्थल नहीं है, क्योंकि भारत में केवल कहाँ पे मरुस्थल है, राजस्थान में, जहाँ की लोकेशन ऐसी है, यहाँ पे राजस्थान साइड मतलब भारत में मरुस्थल है, तो मरुस्थली भी नहीं होगी। ध्रुवी, अब ना तो हम यहाँ पे रहते हैं, पोल पे तो रहते नहीं है कि हमारी ध्रुवी होगी, तो ये भी नहीं होगा। मानसून ही है, क्योंकि जब भी बारिश होती है मानसून के कारण होती है। मध्य प्रदेश में बारिश दोनों तरफ से होती है, अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों से होते हैं। अब बात आती है 60 नंबर के क्वेश्चन की, तो वो है मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। तो मलाज खंड जो है, एक तो एमपी में गिनती के खनिज उत्पादन किए जाते हैं, उसमें से भी लिग्नाइट एमपी में होता नहीं है, तांबा एमपी में होता है, हीरा होता है, लोहे एस्क भी बहुत कम मात्रा में ही है, नॉर्मली नहीं ही होता है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा होता है वो तांबा होता है। ठीक है, और फिर हीरे की बात की जाए तो हीरा एकमात्र जगह होता है, कहाँ पे होता है, पन्ना की भी मजगुआ जो खदान है वहाँ से निकाला जाता है हीरा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है तांबा। ठीक है, मलाज खंड जो संबंधित है वो है तांबे से रिलेटेड। मलाज खंड की बात की जाए, यह देश का सबसे बड़ा, ठीक है, देश का सबसे बड़ा तांबे का उत्पादन करने वाला है मलाज खंड। तो और क्या रखेंगे, तांबे से क्या याद आता है कि सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किया गया था। अब बात की जाए तो इसमें तांबे में एमपी का पहला है, फिर उसके बाद बात आती है राजस्थान की, और राजस्थान के बाद बात आती है झारखंड की। तो एक क्रम है इनका, पहला, दूसरा, तीसरा, एमपी, राजस्थान और झारखंड। लोहे अयस्क की बात की जाए तो इसमें कर्नाटका, कौन सा है, कर्नाटका। लोहे अयस्क में अपना कर्नाटका सबसे आगे। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इसमें आयरन और में 5th है, कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे। लिग्नाइट की बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पे है वो तमिलनाडु है, लिग्नाइट में तमिलनाडु है। कॉपर में तो आपको पता ही है कि एमपी हो गया। हीरा पन्ना में निकाला जाता है, ये भी पता चल गया। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक % है। जनजातीय जनसंख्या मतलब एसटी, जनजातीय जनसंख्या। यहाँ पे जनजातीय जनसंख्या पूछी है, SC ST भी नहीं पूछा उनने, जनजाति बस पूछा है कि जनजातीय जनसंख्या है तो शेड्यूल ट्राइब सी। अब यहाँ पे पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं कि झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, डिंडोरी। तो ये 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कितना है, 89%। क्या पूछा है, % में पूछा है, इसलिए 89% है सर्वाधिक। और मिनिमम पूछा जाता है तो वो है भिंड में, मिनिमम पूछा जाए तो वो है भिंड में, और सबसे ज़्यादा पूछा गया तो वो है अलीराजपुर में। अदरवाइज अगर यहाँ पे सर्वाधिक % की जगह क्या पूछा जाता है, जनसंख्या बस, तो फिर है धार है पॉपुलेशन में। अगर केवल पॉपुलेशन पूछा जाता, % नहीं पूछा जाता, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना। और इनके बारे में क्या फैक्ट याद रख सकते हैं आप, अगर SC, ये तो ST था, अगर SC का % पूछ लिया जाए तो मैक्सिमम याद रखना है उज्जैन में, और मिनिमम पूछा जाए % अगर मिनिमम पूछा जाए तो वो है झाबुआ में। ठीक है, मैक्सिमम उज्जैन में, % में SC और मिनिमम % में कहाँ पे हैं, झाबुआ में। अब बात की जाती है, 1-2 और चीज़ें देख लेते हैं। SC और ST के फिगर यहाँ पे देख लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इंडिया मतलब भारत का, और यहाँ पे MP का। तो इंडिया में SC कितना % है, तो इंडिया में जो SC है वो 16.6% है। MP में बात की जाए तो यहाँ पे 15.6%, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ST की बात की जाए तो ST यहाँ पे कितना है, 8.6%। और यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे बहुत अंतर दिखाई देता है ST में, मतलब जनजाति बहुल इलाका है।
तो 21.1%, इतना आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि गुजरी महल किसने बनवाया था। तो जो गुजरी महल है, गुजरी महल कहाँ पे है, पहली बात ग्वालियर में है। कहाँ पे, ग्वालियर में है गुजरी महल। और ये बनवाया कितने था गुजर, आपको पता है ग्वालियर में कौन रहा है, इनमें से केवल मानसिंह ही रहे हैं ग्वालियर में ज़्यादातर, ठीक है। ये कौन सी डायनेस्टी से थे, तोमर डायनेस्टी से, तोमर वंश है इनका। इनकी प्रेमिका थी, प्रेमिका का नाम था मृगनयनी। मृगनयनी जो थी ये गुज्जर कास्ट थी इनकी, गुज्जर तो आप समझते ही होंगे, गुज्जर कास्ट, इसलिए इसका नाम गुजरी पड़ गया, गुजरी महल, ठीक है, गुज्जर कास्ट होने के कारण। इतना याद रख सकते हैं आप। अब इन्हीं के समय में क्या था कि जो ग्वालियर था, ग्वालियर में ही कौन हुआ है, तानसेन। और तानसेन किस गायन शैली के गायक थे, ध्रुपद गायन शैली के थे, ठीक है, ध्रुपद गायते थे। और क्या हुआ था, मानसिंह के बारे में माना जाता है कि इनने सिकंदर लोदी को हराया था। किसको हराया था, इनने सिकंदर लोदी को हराया था। और इनने क्या बनवाया था यहाँ पे, मानसिंह पैलेस, मानसिंह पैलेस भी बनवाया था यहाँ पे। शाहजहाँ की बात की जाए तो आप एक दो चीज़ें याद रखना, ताजमहल तो प्यार की निशानी सबको याद रखता है, ताजमहल। इसके अलावा आप रेड फोर्ट दिल्ली का, रेड फोर्ट दिल्ली का है वो कई लोगों ने उसमें अलग अलग चीज़ें बनवाई हैं, दीवाने आम दीवाने खास तख्ते था, सब कुछ अलग अलग है, वो कई लोगों ने मिलकर बनवाए, तो उसमें इनका नाम भी है रेड फोर्ट दिल्ली। अकबर की बात की जाए तो इन आगरा का फोर्ट है, जो लाल किला है आगरा का, वो करवाया था। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी या फिर बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं टॉम, इलाहाबाद का किला, ये सब इनके हैं, बहुत सारे हैं जिनको हम अलग से भी डिस्कस करने वाले हैं। अगला हमारा सवाल है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आया था वो था सुजालपुर। सुजालपुर हमारा NH3 पर नहीं है, चूँकि जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग का अपडेशन हुआ है, अपडेशन उसके बाद क्या हुआ है, बहुत सारे नंबर चेंज हो गए हैं, तो इसमें आपको वो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। वो डिटेल में मैं आपको जब MP कवर करवाऊंगा तभी बताऊंगा, ठीक है, अभी इतना डिटेल यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। बस इसके बारे में आप याद रख सकते हैं कि ये कहाँ से होकर जाता था, UP, राजस्थान, MP और महाराष्ट्र, ठीक है, इतना याद रख सकते हैं। और क्या याद रख सकते हैं, आगरा टू मुंबई। टोटल 1161 किलोमीटर है, जिसमें से MP में 717 किलोमीटर या 712, कहीं कहीं अलग अलग मिलता है, तो उसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के 2017-18 के बजट में AMRUT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया। तो AMRUT योजना के लिए जो प्रावधान किया गया था, तो AMRUT, तो ये क्या हो गया, अमृत पढ़ते हैं इसको, अमृत है वैसे, तो इसमें किया गया था प्रावधान 700 करोड़ का किया गया था। और ये अमृत है क्या, तो इसको हमें जानना होगा थोड़ा सा। अटल, ए से अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ए है, ए नॉर्मली क्या था कि सबको स्वच्छ जल उपलब्ध हो पाए। कौन सा स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल पानी पहुंचाने के लिए। और ये चालू कब किया गया था, 29 जून 2015, 2015 में 29 जून को ये चालू किया गया था, इतना याद रखना, किस पानी पहुंचाने के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो इतने ऑप्शन दिए गए थे, अब इसमें सबसे ज़्यादा जिसमें वो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था, तो हमें क्या करना था कि बाकी के बाद के जो और ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा किस में है, तो उनमें से बताना था इन ऑप्शंस में से। तो इसका करेक्ट आंसर था किसमें, डिंडोरी में। डिंडोरी में कितना था, अब डिंडोरी में जो था वो था 1002। अब अनूपपुर की बात की जाए अगर, तो अनूपपुर हो गया, बुरहानपुर हो गया, इंदौर, इनमें सब में क्या था कि 1000 से कम था। केवल डिंडोरी एकमात्र ऐसा था कि 1002, और किसी में 1000 प्लस था ही नहीं, तो बाकी 3 ऑप्शन तो अपने आप यहाँ पे करे वो हो गए थे, कट गए थे, ठीक है। अब बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा का पता होना चाहिए 1-2 क्रम के। तो सबसे ज़्यादा 1021 है बालाघाट में, उसके बाद है अलीराजपुर में, उसके बाद कहाँ पे है, अलीराजपुर में। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है सारे, तो अलीराजपुर में कितना है, 1011 है, और बालाघाट में 1021, ये सबसे ज़्यादा वाले हैं 2। अब मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम जो है वो है भिंड में 837 है, और भिंड के अलावा है मुरैना में, उसी का पड़ोसी जिला, तो मुरैना में कितना है, 840 है। बात की जाए कि मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो 931। और अगर इंडिया का पूछा जाए, ये है MP का, इंडिया का पूछा जाए तो 943, इतना याद रख सकते हैं आप यहाँ पे। अगला सवाल है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं, ये बताना है कि मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। अब इनने 2 नाम ऐसे दिए हैं कि PK नरोना, आपको पता है कि एक अपने यहाँ पे एकेडमी भी है, नरोना एकेडमी, जो कि बाद में आपको देखने को मिल रही है अगर आप ठीक से तैयारी करके जाओगे, आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ तो जाना ही है एकेडमी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो PK नरोना दिया गया है, यहाँ पे इनका नाम है RP नरोन्हा, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर तो यही होना है, क्योंकि पी.के. नरवणे मुख्य सचिव नहीं रहे हैं, आर.पी. नरवणे मुख्य सचिव रहे हैं और ये सेकंड नंबर पे बने थे, ठीक है, इतना याद रखना। आर.पी. नाइक ये जब रहे थे तब इनका टाइम था 1969 से 72 का, और जो बी.पी. दुबे थे 1980 के टाइम पे, आर.एस. खन्ना थे 1989 के टाइम पे, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं कि ये 89 के टाइम थे, 80 के 9, और ये 69 से 72, और आर.पी. नरवणे सेकंड नंबर पे बने थे। अब बात आती है 67 नंबर के क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जिला योजना समिति अधिनियम इतना बताना है। तो ये किया गया था 1995 में। उसमें भी अगर डेट पूछ ली जाए तो 23 मई 1995 में, 23 मई 1995 में जिला योजना समिति का गठन किया गया था, अधिनियम को पारित किया गया था, इतना याद रखना है। और ये किस आर्टिकल से संबंधित है जिला योजना समिति, इसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 243 ZD, और अगर हिंदी में बोला जाए तो या ओघा, ठीक है, या ओघा, ये याद रखना। 243 ZD, काका गाघा होता है तो ये घा है और ये या है। अब इसमें और क्या रिलेटेड है, तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, तो उसमें ये था कि आर्टिकल जो 243 है, 243 में जिला योजना समिति के गठन की बात थी, गठन का प्रावधान, ठीक है। 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 243 में गठन का जिला योजना समिति, और आर्टिकल 243 JRD इससे याद है 1995 में हुआ था। अगला सवाल है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग करने वाला संगठन है। तो वित्तीय सहयोग किस संगठन ने किया था, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। संगठनों के पहले तो फुल फॉर्म ही पता होने चाहिए, पता चला आधे फुल फॉर्म पता नहीं, फुल फॉर्म पूछ लिया जाए उनमें से किसी का कभी भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था IFAD, क्या था नाम, IFAD। और ये IFAD है क्या, तो इतना पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्या है, इंटरनेशनल फंड है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये इसका फुल फॉर्म है। क्या करता है, ये आर्थिक इकोनॉमिक और सोशल आपको सशक्त बनाता है। MP में कब से चालू हुआ था, तो MP की बात की जाए तो ये 2006 से याद रखना आप, 2006 से 6 जिलों में स्टार्ट किया गया था, जिसमें बालाघाट, डिंडोरी, पन्ना, छतरपुर, मंडला, टीकमगढ़ ये नाम थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फुल फॉर्म इसका डेट 2006 ये इंपॉर्टेंट है। IMF हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं डिटेल में, इसकी कौन सी रिपोर्ट निकालता है, कब बना था, किस समझौते के तहत बना था, तो ये आप पुरानी वीडियोज़ लेक्चर जाके देख सकते हैं। IFC जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IIMA तो ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2017 में आया था, ठीक है। तो इतना बस याद रखना है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2010-11 में प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में नहीं होगा, वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा रोड बनाया जाएगा। तो जो आदिवासी क्षेत्र थे, कौन से क्षेत्र थे, आदिवासी क्षेत्र, जहाँ पे 250 से कम जनसंख्या है, 250 से कम, और जो आदिवासी के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितना 500 से, वहाँ पे ये रोड बनाए जाने थे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा, ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नहीं आती, वहाँ पे रोड ये था। और ये 2013 तक इसका लक्ष्य रखा गया था, उस टाइम पे 2013 तक ये बनाने का लक्ष्य था, ठीक है। अगला जो सवाल है कि MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई। तो MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2016 से लागू की गई। एक किस लिए है, उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, क्या है, उद्यमशीलता बढ़ाने हेतु, उद्यमशीलता। इसने कुछ एरिया टारगेट किए थे, इसके एरिया रखे थे इसने अपने। कैसे करेंगे इंक्यूबेशन स्टार्टअप पॉलिसी, कैसे लाएंगे, तो ये था कि प्लग एंड प्ले इंक्यूबेशन इनका फैला था। दूसरा इनका जो था वो था पूंजी सहायता और अनुदान, पूंजी सहायता दी जाए, ग्रांट दिया जाए, ठीक है। तीसरा जो इनने रखा था वो था स्टार्टअप हैंड होल्डिंग, मतलब स्टार्टअप जो कर रहा है उसका हाथ पकड़ के रखना है, ऐसे नहीं कि भाई तुरंत वो स्टार्टअप ही छोड़ के चला जाए। अगली बात आती है वो है 71 नंबर के प्रश्न की। तो 71 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया। तो नॉर्मल सी बात है, इंदौर में ज़्यादातर चीज़ें भोपाल या इंदौर में, मतलब MP में ज़्यादातर चीज़ें भोपाल या इंदौर में होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदौर, 2018 में हुआ था। इतना काय से रिलेटेड था ये, एजुकेशन, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड था, ठीक है, इतना याद रखना है। अगला है अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र 2013 न्यूनतम कितने घंटे कृषि क्षेत्र के लिए पूछा है, कृषि क्षेत्र, इतना याद रखना, कृषि क्षेत्र के लिए दिए गए थे 10 आवर।
कितना दिया गया था किसी क्षेत्र के लिए 10 आवर, और जो बोला गया था कि गांव में कितना बिजली होगा वो 24 आवर के लिए बोला गया था, लेकिन किसी क्षेत्र को यूज करने के लिए 10 आवर बोला गया था, घरों के लिए 24 आवर। अगला है कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से होती है कहा जाता है। तो आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब यही काम करता है, वो कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी है, उसके जो ग्रुप्स होते हैं, संग्रह होता है, स्टोरेज होता है, वो इंटरनेट के माध्यम से आप उसको ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, ठीक है। और www का फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और ये क्या होता है, पेजों का संग्रह होता है, विशाल संग्रह होता है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं तो उन्हीं को वेब पेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये वेब पेज होते हैं वो लिखे किस में जाते हैं, HTML में लिखे जाते हैं। अभी हम पहले आपको बता चुके हैं HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो और ये क्या करता है, HTML www के द्वारा हाइपर लिंक बनाता है, रोचक हाइपर लिंक, मतलब अच्छे आकर्षक हाइपर लिंक बनाता है। हाइपर लिंक के द्वारा क्या होता है कि आपको एक लिंक दी जाती है जो किसी अलग कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है नॉर्मली हाइपर लिंक की, उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरी जगह आप पहुंच जाएंगे, दूसरी, ठीक है। अब इसमें है और भी टर्म दिए गए हैं, जैसे कि एक चीज़ और इसके बारे में याद रखना कि टिम बर्नर्स-ली, www के जनक भी पूछे जाते हैं, तो टिम बर्नर्स-ली हैं। अगर और एक नाम दिया जाए अगर टिम बर्नर्स-ली के साथ, तो रॉबर्ट सेलियम नाम आप लिख सकते हैं नोट्स में, रॉबर्ट सेलियम, ठीक है। लेकिन मोस्टली इन्हीं का नाम आता है, टिम बर्नर्स-ली का ही नाम आता है हमेशा। जो वेब सर्वर होता है वो एक सॉफ्टवेयर या डाटा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, डाटा यूजर तक पहुंचाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। वेब स्टोर मतलब वेबसाइट को स्टोर करके रखना, वेब इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन रखना। अब अगला है कि वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो जो पहला पृष्ठ हमें दिखाई देता है वो होम पेज होता है, ठीक है। ब्राउजर पेज होता है जहाँ पे जाके हम ब्राउज करते हैं, किसी चीज़ को खोजते हैं, ब्राउज करते हैं, मतलब उनमें से कई चीज़ें हैं आपके पास, उनमें से आपको ब्राउज करना है कि आपको क्या चाहिए। सर्च पेज मतलब किसी चीज़ को जाकर खोजना, जिस पेज पे जाकर आप खोजते हैं। बुकमार्क क्या होता है कि आपको कोई साइट पसंद आती है, आपको कोई वेबसाइट पसंद आ गई तो आप उसको बुकमार्क कर लेते हैं, ताकि अगर आपको अगली बार उसी साइट पे जाना हो तो आप सीधा बुकमार्क ऑप्शन पे जाएं, वहाँ से उस साइट पे जा सकें। आपको दोबारा से दिमाग में याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस साइट पर गए थे। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। तो हॉस्टल तो ये काम करेगा नहीं, ठीक है। पोर्टल जो होता है वो पोर्टल यही काम करता है। पोर्टल का काम क्या है कि जो ये लिखा खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें जैसी सेवाएं प्रदान करना, ये पोर्टल का काम होता है। पोर्टल एक प्रकार का आप वेबसाइट मान सकते हैं, वेबसाइट है, इसमें लिंक दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, लिंक दिए जाते हैं, और लिंक पे आप क्लिक करते हैं। प्रायः नॉर्मली ये क्या में कॉम होता है, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में यूज किया जाता है, इतना याद रखना। आर्टिकल होता है, आर्टिकल लिखे जाते हैं। न्यूज़पेपर में भी खोज क्षमता तो नहीं होगी ना न्यूज़पेपर में, तो इसलिए न्यूज़पेपर इसका करेक्ट आंसर नहीं है, पोर्टल इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल, अवांछित जंक ईमेल मतलब जो आप चाहते भी नहीं है फिर भी आ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पैम। ये तो इनने तुक बनाने के लिए क्रैम, ड्रैम, जैम दे दिया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है स्पैम। स्पैम क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं अगर आपसे कभी फुल फॉर्म टाइप का पूछ लिया जाए तो स्पाइस्ड हैम होता है। क्या होता है, स्पाइस्ड हैम होता है। और एक काय में आपने देखा होगा, ईमेल में देखा होगा, एक फोल्डर होता है स्पैम नाम का, जिसमें जंक ईमेल भी बोल सकते हैं। आपकी जंक ईमेल आप क्लियर करते रहते हैं, साफ़ करते रहते हैं अपने मोबाइल से, ताकि आपका मोबाइल स्मूथली काम करता रहे, ठीक है। अब बात आती है एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसको कहा जाता है वायरस, क्योंकि ये विघटनकारी सॉफ्टवेयर है, मतलब जो आपके डेटा को नष्ट कर सकता है, आपकी चीज़ों को ख़त्म कर सकता है, तो ये होता है वायरस। और वायरस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा चुका है, तो ये होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस के बाद अंडर सीज, ठीक है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब जो वायरस होता है ये क्या होता है, एक टाइप का प्रोग्राम होता है। क्या होता है, वायरस एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, प्रतिलिपियां बनाता है, मतलब अपने आप को क्या करता है, जैसे आपकी जुड़वा वो कई जुड़वा बनाते जाएं तो वो प्रतिलिपि होता है, वो बनाते जाते हैं। वायरस के कुछ नाम आप याद कर सकते हैं, वो आपसे काफ़ी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आई लव यू, ये वायरस का नाम है भैया, किसी और के सामने मत बोल देना, बाद में कहोगे हमने तो वायरस बोला था, तब तक पिट पिटे चुके होगे, ठीक है। तो इन सबसे थोड़ा बच के रहना। अगला है कोड रेड, अगला है मेलिशा, ये सारे वायरस के नाम हैं। और भी याद रखने हैं तो एक ज्यूज़ याद रख सकते हो, स्टॉर्म ट्रोजन, ये ज्यूस JDUS लिखा है, ज्यूस याद रख सकते हो। अब बात की जाए ईमेल की, तो ईमेल तो सबको पता है भैया, इलेक्ट्रॉनिक में सबको एक दूसरे को ईमेल भेजता रहता है। सर्च इंजन बहुत सारे होते हैं, आप सभी लोग अपने दैनिक जीवन में चलाते हो। याहू हो गया, वाइडो हो गया, गूगल हो गया, गूगल भी सर्च इंजन है। एक डकडगो हो गया, जिसको प्राइवेसी छुपानी होती है, डकडगो पे अपना ज़्यादा काम करता है, ठीक है।
चैट सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो चैट सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे होते हैं चैट करने के लिए जो होते हैं, उसमें लाइव चैट होता है, हब स्पॉट होता है, जेनडेस्क होता है, ये सारे इसके नाम हैं, तो ये सभी के नाम हैं, ठीक है। ये लाइव चैट था, LIV, लब चैट नहीं था, लाइव चैट था भाई साहब, थोड़ा ध्यान देना। अगला है वो है कि कौन सा क्वेश्चन है अगला हमारा, 78 नंबर का क्वेश्चन है। और 78 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। अब आपको पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम भैया चेहरा देखना भी जरूरी है, अब सामने वाले का चेहरा नहीं देखेगा, पता नहीं धोखा खा जाएंगे किसी से, तो ऐसे धोखा भी नहीं खाना है। ऐसा अब वो ज़माना गया कि आप फेसबुक पे आपको किसी से इलू हो जाए, तो थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान देना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल करवाना है, पहले वीडियो कॉल करके देखना है कि हाँ सामने वाला ठीक है ना, फिर ही आप आगे बढ़ना, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है इसमें आवश्यक घटक नहीं है पूछा गया है। तो वीडियो कैमरा तो चाहिए होगा, कैसे शक्ल देखेंगे, नहीं तो चेहरा नहीं दिखेगा हमें, तो हम पहचान कैसे पाएंगे कि कौन है। तो वीडियो कैमरा तो चाहिए भैया। डिस्प्ले डिवाइस, अब डिवाइस भी चाहिए, ठीक है, डिस्प्ले डिवाइस भी चाहिए। अब डिस्प्ले डिवाइस नहीं होगी तो हम देखेंगे किस चीज़ पर, कैमरे में थोड़ी दिखाई देगा, डिस्प्ले डिवाइस में दिखाई देगा ना। अब टेलीफोन की ज़रूरत है क्या, टेलीफोन की ज़रूरत थोड़ी है, टेलीफोन में हमें चेहरा तो वैसे भी नहीं दिखाई देता है, वैसा तो आविष्कार हुआ नहीं कोई टेलीफोन का। माइक्रोफोन भी होता है, अब बात नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा लड़का बात कर रहा है लड़की कर रहा है, पता चला कि अब वो टिकटॉकिए वाले आ जाते हैं बड़ा तैयार हो गए, और आप टिकटॉकियों के चक्कर में पड़ गए, वो लड़का से लड़की बन जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपके साथ धोखा हो गया, फिर नहले पे दहला पड़ गया, तो थोड़ा सा समझ जाना। 79 नंबर का जो क्वेश्चन है कि कौन सी साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं, तो पूछा गया 2 आवश्यक विशेषताएं जो होनी ही होनी चाहिए। तो साइबर अपराध में एक तो अपराधी होगा, एक आपकी साइट होगी अगर आप धोखा खाए हो, गच्चा खाए हो अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो इसमें अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से कार्यान्वित। अपराधी कंप्यूटर दक्षता मतलब जो अपराधी है जिसने क्राइम किया है वो तो बड़ा इंटेलिजेंट है, इसका आंसर तो लगा दिया था ना। तो अपराधी है वो बड़ा इंटेलिजेंट है, कंप्यूटर का उसे नॉलेज हो, आप क्या हो कंप्यूटर में डब्बा हो। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता मतलब आप अनभिज्ञ हो, आप कुछ जानते भी नहीं हो कंप्यूटर के बारे में, आपको पता ही नहीं आपके साथ का फ्रॉड हो जाए, तो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता। इसीलिए भैया बोला जाता है कि अपनी चीज़ें ना, अपने कोड कोई भी ओपन कोड हो या आपका जो पीछे ATM कार्ड में नंबर लिखा रहता है वो सब किसी को देना नहीं है, ठीक है, बांटने वाली चीज़ नहीं है। और कुछ बांटना है बांटते रहना, लेकिन ये सब नहीं बांटना। अगला सवाल है कि शब्द का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, वो कौन कहलाता है, तो वो होता है हैकर। हैकर होता है कि क्रैकर होता है, पहले ध्यान दीजिए, इसके पहले भी हमने ये आपको पढ़ाया, तो वो हैकर नहीं वो क्रैकर होता है। व्हाइट हैट वाले को क्या बोलते हैं, एथिकल हैकर, मतलब एक संविधान के दायरे, सरकार के कानून के दायरे में रह के अपना करता रहता है आराम से, सरकार के लिए भी काम करते हैं। हैकर क्या होता है, हैक कर लेता है आपकी कोई चीज़, हैक कर ली, अब आप चला नहीं पा रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, इतना ज़्यादा आपके में वो डाल दी हैं चीज़ें उसने कि हैक कर लिया आपका सिस्टम ही हैंग हो गया है। क्रैकर क्या होता है, क्रैकर होता है कि भैया क्रैकरी को बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर, इसकी हमने पूरी डिटेल आपको पिछले वीडियो में दी थी। ब्लैक हैट हैकर, अगर आपको पुरानी वीडियो देखनी है तो आप 2019 का पार्ट 1 पार्ट 2 और 2018 का पार्ट 1 देखें, तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इतनी इन्फॉर्मेशन शायद आपको इतनी आसानी से इजीली ढूंढने से नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको एक जगह पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा प्रयास को सराह सकते हैं, तो आप ये काम करके देख लीजिए, मुझे भी थोड़ा सा खुशी मिल जाएगी, हाँ भाई ठीक है मैंने मेहनत की है तो कुछ तो मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रैकर, इसको ब्लैक हैट हैकर भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये सब उल्टा सीधा काम करते हैं, जो भी हो सकता है आपका, ठीक है। आपके पता चला इतना मेल भेज दिए, इतना मेल भेज दिए, इतना फाइल भेज दिए कि आपका कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, आप फंस गए हैं आप। अब बात आती है जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली या नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, तो इसे क्या कहा, तो ये यही वाला सिस्टम है। करते कौन है, ब्लैक हैट हैकर करते रहते हैं ये सब, और बोलते हैं इसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। क्या बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, कि आप जो काम करना चाहते हैं आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आपके लिए इतने सारे वायरस डाल दिए गए हैं, आपके में इतनी सारी फाइल्स डाल दी गई हैं कि आपका जो सिस्टम है वो लोड ही नहीं ले पा रहा है, उसकी क्षमता ही नहीं है उतना काम करने की जितना ज़्यादा उसको काम मिल गया है, तो वो उसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। मतलब सीधा सा है, इंटरनेट एक्सेस करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। 82 नंबर से लेके अब एक्ट के क्वेश्चन है, तो एक्ट के क्वेश्चन में हमें ये ध्यान देना है कि हमारे सिलेबस में एक्ट हटा दिए गए हैं, तो जहाँ पे हमें आयोग मिलेगा वहाँ पे हम आयोग को ठीक से पढ़ लेंगे, जहाँ पे एक्ट वाले क्वेश्चन होंगे तो हम एक्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि एक्ट वाला क्वेश्चन जो होगा हमारा, तो एक्ट वाले क्वेश्चन पे हमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, हम सीधा आंसर लगाते जाएंगे, और ये पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है वैसे तो, फिर भी हम सीधा आंसर लगा के चलते जाएंगे। तो जो 1989 का SC/ST एक्ट है, किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है, तो आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है धारा 2 खा, ये क्या हो रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम ओकर हो गई है, इसको देखते हैं हम, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, देखते हैं अभी भी हो रहा है।
अब ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं। तो इसमें धारा 2 खागा, इतना याद रखना, इसको आगे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगला है SC/ST एक्ट 1989 की किस धारा में अग्रिम जमानत की प्रतिबंधित है, मतलब अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी आपको कि आप पहले से जमानत करके बैठे हैं कि हमें जमानत दे दी जाए, फिर आपको पकड़ के ले जा रहे हैं तो आप अग्रिम जमानत के नाम पर तुरंत छूट के चले आए। तो इसका जो है वो सेक्शन 18 है। अगला बात आ रही है, तो अगला जो सवाल है हमारा 84 है। SC/ST एक्ट 1995 जो कि संशोधन हुआ था, इसमें किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। तो इसमें जो सामग्री का उपबंध किया गया है वो किया गया है कौन सी धारा के तहत, तो धारा 18 के तहत। किसके तहत, धारा 18 के तहत। अगला जो है वो है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1989 के अंतर्गत कोई भी किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति का सदस्य नहीं है और उनके खिलाफ क्या करता है, जादू टोना डायन होने का कहता है कि भैया ये डायन है, ठीक है, हाँ, शरीर को हानि पहुंचाता है, मानसिक यंत्रण देता है, गाली गलौज कुछ भी करता है, तो उसे कितनी अवधि कारावास से दंडित किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, मतलब 6 माह के पहले आप कुछ भी कर लो, एडी चोटी का जोर लगा लो, आप छूटोगे नहीं। और जो सजा कितनी होगी, 5 वर्ष तक की हो सकेगी। 85 के बाद हमारा जो है 86 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उसमें है कि SC/ST एक्ट 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो टोटल धाराएं थी वो तो 23 धाराएं थी। अगला है कि 1955 इसे आ गया सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये दूसरा एक्ट आ गया यहाँ से। 1955 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किस धारा में किया गया है, तो जो 87 नंबर का है इसमें धारा 10 का में किया गया है। अगला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, मतलब उनका इंटेंशन अच्छा था, इंटेंशन गलत नहीं था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 14 का में दिया गया है। 89 नंबर का हम अब अगला सवाल देखेंगे। तो हमारा जो 89 नंबर का क्वेश्चन है उसमें है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत कंपनियों का अपराध का उपबंध किया गया है। तो जो कंपनी अपराध की बात की गई है वो धारा 14 में की गई है। अगला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार कहाँ है, तो सिविल अधिकार संपूर्ण भारत पे। और जो SC/ST एक्ट था वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर था, लेकिन आपको पता ही है अब जम्मू कश्मीर से 370 हट गया है, तो अब वो भी सभी जगह हो गया था लागू। अब बात आती है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 91 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 91 नंबर का है क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही है, तो यही सही है, यह अधिनियम 23 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था, ठीक है, यही सही मिल गया हमें, पहले ही नंबर पे मिल गया, ये वाला है 91, अरे 23 सितंबर नहीं है, 28 सितंबर है, सॉरी ये गलत हो गया, 28 सितंबर याद रखना, 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को 91 नंबर का भी हो गया। अब बात की जाती है 92 नंबर की। तो 92 है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। तो पदेन सदस्य पूछा गया है यहाँ पे। तो भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष जो है, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष ये मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता है? भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। तो सदस्य कौन कौन होता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का होता है, SC/ST का होता है और महिला आयोग का होता है। अब ये 3 होते हैं, इनके अलावा भी कोई होता है तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं थोड़ी और डिटेल। मानव अधिकार आयोग है 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसमें 2 बार संशोधन हो चुका है, तो संशोधन को बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कब हुआ था? 2006 में, और लेटेस्ट जो हुआ था 2019 में हुआ था। तो ये 2 बार इसमें संशोधन भी हो चुका है। अब इसका जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है? अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का मेन जस्टिस जो रहा है, मतलब मेन जस्टिस। तो यहाँ लिख सकते हो जो हेड जस्टिस रहा हो या मेन जस्टिस जो रहा हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। और इसका एक सदस्य, एक मेंबर कौन होगा? एक मेंबर ऐसा होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है या रहा है। ये जस्टिस है, ये हेड जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश है और ये न्यायाधीश है। एक सदस्य कौन होता है? हाई कोर्ट का होता है। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस बोलते हैं उसको, हेड जस्टिस या मेन जस्टिस की जगह चीफ, CHIEF, तो चीफ जस्टिस, ठीक है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है या जो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस वो है या रहा है, ठीक है। ये केवल रहा है, ये है या रहा है, ये वाला भी क्या है या रहा है, ठीक है। और तो कितने लोग हो गए? 1 2 3 और 2 मेंबर होते हैं जिनको ज्ञान हो इन सब चीज़ों का, मानव अधिकार की बहुत अच्छी समझ हो। तो ये हो गए कितने लोग? ये हो गए 5 लोग। तो इन 5 लोगों को याद रखना। और 5 लोगों के अलावा फिर ये जो सदस्य होते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, और इसके अलावा SC/ST के और महिला आयोग के होते हैं, तो इनको अलग से शामिल किया जाता है और भारतीय विधि आयोग का इसमें नहीं होता है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है मानव अधिकार आयोग के? तो इसमें प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी में कितने होते हैं? 6 सदस्य होती है। 6 सदस्य कौन से होते हैं? पहला होता है वो PM होता है, वो अध्यक्ष होता है। एक होता है लोकसभा अध्यक्ष हो गया, एक आपका राज्यसभा का उपसभापति हो गया, यहाँ पे सभापति नहीं कर सकते, उपसभापति होगा हमेशा राज्यसभा का। आपके 2 हो गए संसद के दोनों सदन है, जो संसद है पार्लियामेंट, उसके दोनों सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के विपक्ष के नेता, दोनों के विपक्ष के नेता। और एक होता है आपका गृह मंत्री, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हो,
वो शामिल होता है। ठीक है, तो इतनी डिटेल काफ़ी है। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो उम्र रखी गई है वो 2019 में बदल दी गई। पहले 570 थी, अब 3 और 70 वर्ष कर दी गई, जो भी पहले हो 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, इतना याद करना है। अगला है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि, तो इसमें 5 या 70 पहले थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई, 370। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, तो ये CRPC की बात की गई है और CRPC 1973 से लागू है। 180, 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग, तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उन सभी में सिविल कोर्ट की शक्ति दी जाती है इन लोगों को, तो ये सिविल कोर्ट की दी जाती है। वैसे नॉर्मली 178 में 175 में क्या रखा गया था कि पावर टू समन पर्सन, मतलब किसी जो पर्सन है उसको समन करना। और दूसरा जैसे 178 था, इसमें था कि लोकल एरिया के लिए था। लोकल एरिया के लिए बहुत सारे इसमें एक्ट थे, और इन सबको मिला के जो मूल इनका निचोड़ था कि धारा 346 के अधीन अगर इन सब में से इनको समन किया गया है या फिर लोकल एरिया में बहुत सारे एक्ट लगाए गए हैं तो वो धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोलते हैं उसको। तो इसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं कुछ समझने की। 95 नंबर का जो है उसमें है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों की अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से किसी IG प्राप्त करेगा। तो इसका है केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। इसका भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर राज्य की बात है तो हमेशा कौन आएगा, लेकिन यह न्यायाधीशों की बात है, भी याद रखना। न्यायाधीश से ही मानता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुख्य आ जाएंगे, बस इतना अंतर हो जाएगा यहाँ पे 96 में। 97 नंबर का है, 97 नंबर नीचे होगा। यह राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दिशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है, राज्य आयोग का पूछा गया है। तो राज्य आयोग के में किसे शक्ति होगी, आप कुछ समझ सकते हैं, तो राज्यपाल को होगी। 98 नंबर का सवाल है, इसमें है कि आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त प्राधिकारी प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। तो क्या समझा जाता है, एक लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट समझा जाता है उसको, पब्लिक सर्वेंट। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन, तो अब राज्य आयोग की बात की गई है, तो राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो ये राज्य सरकार के सामने करेगा। अब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में कौन सा शामिल नहीं है, तो नौसेना शामिल है, थल सेना शामिल है, वायुसेना शामिल है। जो राज्य के सशस्त्र बल हैं ये सेक्शन 21(1) में दिए गए हैं और ये शामिल नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना। इस प्रकार से हमारे 100 प्रश्न यहाँ पे मतलब 2018 का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको फिर भी किसी प्रश्न में डाउट हो या कुछ भी हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका भी निराकरण कर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर लीजिएगा। वैसे इतना वीडियो अगर देखते हैं आप लोग तो लाइक तो कर ही सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम 2017 के अगले पेपर में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए और वीडियो देखने के लिए।